अस्सलाम वालेकुम। आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। उससे पहले हमें प्रोबेबिलिटी की टाइप्स और प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन को समझना होगा। आपने ये नाम सुना होगा कभी, प्रोबेबिलिटी। इसे कहते हैं चांसेस ऑफ अकरेंस, वकूअ पज़ीर होने के चांसेस। कभी सुना है ये नाम? अगर हम एक कॉइन को टॉस करें, ठीक है, या फ्लिप करें, तो उसके टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2 हैं। एक हेड है और एक टेल है, उनमें से कोई आएगा। और अगर हम चेक करें कि पी ऑफ हेड कितना है, तो चांसेस ऑफ अकरेंस कितनी है? हेड आने के चांसेस। शाबाश। ऐसा तो नहीं है कि वो डाई ऐसे की हुई है या कॉइन ऐसे है कि हेड आने के चांसेस 99% है। हमेशा 50-50 होंगे ना। दो साइडों में, दोनों साइड के आने के चांसेस 50-50 होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। टोटल आउटकम बटे के नीचे आएंगे और जो चांसेस ऑफ अकरेंस है वो बटे के ऊपर आएंगे। अच्छा, अगर लूडो का एक दाना होता है, डाई होती, उसके कितने फेसेस होते हैं? 6 होते हैं। और हीरा उसे बारी कर रही है, हीरा ने थ्रो किया एक डाई को, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? 4 की। 3 की क्या आएगी? 2 की क्या आएगी? 1 की क्या आएगी? 6 की क्या आएगी? सारे फेसेस तो बराबर हैं, सब के चांसेस भी बराबर हैं। 6 आने के चांसेस कितने हैं? टोटल आउटकम बटे के नीचे आ जाएंगे और जो चांसेस हैं 6 आने के वो बटे के ऊपर आ जाएंगे। 1/6। ठीक है, टोटल आउटकम कितने हैं? 6 और 6 आने के चांसेस, ठीक है, जैसे बाकियों के हैं सेम होंगे, 1/6 1/6। 1 आने के चांसेस भी इतने ही हैं, 2 आने के भी इतने ही हैं। क्या थोड़ी सी समझ आ रही? अब थोड़ा सा यहाँ से पढ़ते हैं। डिफाइनिंग प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज़ अ ह्यूज टॉपिक दैट एक्सटेंड्स फॉर बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? फॉर अ सिचुएशन, किसी भी एक सिचुएशन को अगर हम लें, इन विच सेवरल डिफरेंट आउटकम्स आर पॉसिबल, जिसमें मुख्तलिफ नतायज आने के चांसेस हैं। जैसे कि हमने डाई का तज़किरा किया, कॉइन का तज़किरा किया, ठीक है। अच्छा, अगर 2 सिक्के उछाले जाएं तो अब क्या प्रोबेबिलिटी होगी हेड आने की? पहले देखना पड़ेगा कि टोटल आउटकम्स कितने हैं। सैम्पलिंग करेंगे कि एक सिक्के को उछाला, उस पर हेड आ गया, दूसरे पे भी हेड आ गया। सैम्पलिंग में हेड हेड एक ऑप्शन होगी कि दोनों पे हेड आ जाए। दूसरी ऑप्शन, एक पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, ठीक है। तीसरी ऑप्शन, पहले वाले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए। है ना ऐसा? दोनों पे टेल आ जाए। टोटल आउटकम्स कितने हुए इसके? 4 हो गए। 2 की पावर 2 टोटल आउटकम्स निकल आएंगे। अगर हम 2 डाई थ्रो करें, लूडो का दाना जिसे हम कहते हैं, तो 6 आने के चांसेस कितने हैं? सबसे पहले उसकी सैम्पलिंग करेंगे, ठीक है। पहले दाने पे भी 1 आ गया, दूसरे पे 1 आ गया, कितने आउटकम्स बन जाएंगे? 6 की पावर 2। 6 आउटकम्स है ना टोटल, उसकी पावर 2 कितने हो गए? 36 आउटकम्स होंगे 2 डाइज के। अगर सबसे पहले तो सैम्पलिंग करेंगे ना, आपने 2 डाई थ्रो की, एक पे क्या आया? फॉर एग्जांपल एक पे 6 आ गए, एक पे 2 आ गई, तो पहले ही हम लिख लेंगे कि क्या क्या आने के चांसेस हैं। पहली डाई पे क्या आ सकता है, दूसरी पे क्या आ सकता है। तो अगर हम लिखेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से शुरू करेंगे। पहली पे 1 आ गया, दूसरी पे 1 आ गया। अब 1 को लेकर 6 तक चलाएंगे। पहली पे 1, दूसरी पे 1, दूसरी पे 2, पहली पे 1 ही, ठीक है। ऐसे 6 हो जाएंगे पूरे। फिर 2 की बारी आएगी, पहली पे 2, दूसरी पे 1, फिर पहली पे 2, दूसरी पे 3, ऐसे करके 6 तक हो जाएंगे। नहीं समझ रहे बात? आप ऐसे समझें कि ऐसे काउंटिंग चलेगी, पहली की भी और दूसरी की भी। फिर इसको 1 कर देंगे, पहली पे 1 है, ठीक है। ये समझ लें कि आपने वैसे ही लिखा है, ऐसे ही आप ऊपर भी लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, यहाँ से 1 आ गया, ऊपर से 2 आ गया, ठीक है। ऐसे सैम्पलिंग हो जाएगी यहाँ तक, ये 36 हो जाएंगे आउटकम्स। ये मैं वैसे ही आपको सिखा रहा हूँ, आपको पता चले चांसेस ऑफ अकरेंस क्या होते हैं प्रोबेबिलिटी के, तो फिर आपको समझ ज़्यादा आएगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर एनी स्पेसिफिक आउटकम इज़ डिफाइंड एज अ फ्रैक्शन। इसे एक बटे की शक्ल में शो किया जाता है।
या एक प्रोपोर्शन की शक्ल में ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, तमाम पॉसिबल आउटकम्स को एक प्रोपोर्शन की शक्ल में शो किया जाता है। जैसे यहाँ एक सिनेरियो दिया गया है, इफ़ पॉसिबल आउटकम्स आर आइडेंटिफाइड एज ए बी सी और डी एंड सो ऑन, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्या होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ आउटकम्स क्लासिफाइड एज ए, यानी कि ए के कितने हैं कंपोनेंट्स, ठीक है, या नंबर्स, ए की कितनी तादाद है वो सारी काउंट हो जाएगी और फिर टोटल आउटकम्स नीचे आ जाएंगे। अगर ऐसे हो पी ऑफ ए जानना है जबकि हमारे पास सैम्पलिंग है ए बी सी डी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ऑफ ए इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, हम ये नीचे लिख भी सकते हैं अंग्रेजी में भी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। पॉसिबिलिटी तो यही है ना, इनमें से ही आएगा ना। आउटकम्स किसे कहेंगे, नताइज, जो नतीजे हैं हमारे पास, और ऊपर क्या आएगा, नंबर ऑफ आउटकम्स क्लासिफाइड एज ए, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, ये तो इसमें एक ही है, 1/4। फॉर एग्जाम्पल इन अ केस ऑफ कॉइन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, हेड और टेल, एक सिक्के के 2 रुख होते हैं। द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ साइड्स आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, एक सिक्के की 2 साइड्स होती हैं और चांसेस ऑफ अकरेंस बोथ साइड्स आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। कितने कितने चांसेस हैं, 50-50% चांसेस है, गॉट इट। अच्छा, फिर सिनेरियो है, इसमें हेड की भी 1/2 हो जाएगी, 1/2 मतलब 0.5 या 50% कह दें, और 1/2 हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑलवेज इक्वल टू 1। देयर आर 52 पॉसिबल आउटकम्स इफ़ यू आर सेलेक्टिंग अ कार्ड फ्रॉम अ कंप्लीट डेक। ताश के पत्ते होते हैं ना, 52 होते हैं, किसको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी है, तो हमें तो स्पेशल ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ताश सिखाई गई, अभी भी मुझे नहीं आती, लेकिन ताश की सीक्वेंस समझे जाएँ, उसके पत्ते समझे जाएँ, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, सना हमें जवाब देंगी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द किंग ऑफ हार्ट्स इज़, कितनी होगी, किंग ऑफ हार्ट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/52, टोटल आउटकम्स 52, टोटल कार्ड्स कितने, और किंग ऑफ हार्ट्स एक ही है, बादशाह तो एक ही होना चाहिए ना, 1/52। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एन एस इज, कितने एसेस होते हैं, 4, वेरी गुड हीरा, 4/52, 4 एसेस होते हैं, बिकॉज देयर आर 4 एसेस इन द डेक। एक पूरे जो कार्ड की डिबिया होती है उसमें कितने होते हैं, 4 एसेस होते हैं। आपको ताश के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी तो आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। ऐसे क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी है, इसमें आपने सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी करनी है, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी करनी है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी करनी है, फिर आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूशंस, डिस्ट्रीब्यूशन की आपने डेफिनेशन करनी है। टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपका सिलेबस में है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। आज हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे थ्योरी के, तो बड़ी इंटरेस्टिंग है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए देखते हैं इसको। आपको कोई भी क्वेश्चन हो, डिफ़िकल्टी हो, आपने मुझे ड्यूरिंग लेक्चर पूछ लेना है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं पता, वो भी मैंने करवानी है, ये उसकी लिमिटिंग फॉर्म है, ठीक है, उससे ज़रा छोटी कह लें फार्मूला के हिसाब से। व्हेन द नंबर ऑफ ट्रायल्स फॉर इंस्टेंस n इज़ वेरी लार्ज एंड नाइदर p और q इज़ वेरी स्मॉल, यानी जब एक हद से बढ़ जाता है सैम्पल साइज़ और p एंड q की वैल्यूज़, तो फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ की जाती है, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल के साथ साथ भी करेंगे और ये पेपर में भी आ जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी है जो आसान वर्डिंग में हम अगर देखें तो वो बनती है, द नॉर्मल कर्व इज़ बेल शेप्ड इन अपीयरेंस। इसका जो कर्व होता है वो बेल शेप्ड होता है,
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व ये ऐसे होता है, एक टेल की तरह, और इसके मीन मीडियन मोड इक्वल गिने जाते हैं। -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी इसकी रेंज है, और ये टोटल टेल इक्वल टू 1 होती है। 0.5 ये वाला एरिया होगा, 0.5 ये वाला एरिया होगा। गॉट इट? ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। देयर इज़ वन मैक्सिमम पॉइंट ऑफ नॉर्मल कर्व विच अकर टू मीन, ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, इसी से हम सारा सिनेरियो देखेंगे। एज इट हैज़ ओनली मैक्सिमम कर्व सो इट इज़ यूनिमॉडल, क्योंकि इसका एक ही कर्व है और ये टोटल टेल 1 के इक्वल है, तो इसे यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। गॉट इट? इन बाइनोमियल एंड पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन द वेरिएबल इज़ डिस्क्रीट वाइल इन दिस इट इज़ कंटिन्यूस। ये बहुत अहम प्रॉपर्टी है, MCQs में आ जाती है। आप याद रखें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है, जबकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट वेरिएबल्स होते हैं। ये बहुत अहम है पॉइंट, MCQs में आ जाता है। हेयर मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मॉड। इसका मीन, मीडियन और मॉड इक्वल होता है, ठीक है। वो पॉइंट दोबारा बता देता हूँ आपको। बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्क्रीट वेरिएबल पे मुश्तमिल है, जबकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस वेरिएबल्स पे मुश्तमिल है। द टोटल एरिया ऑफ कर्व इज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1। द एरिया टू द लेफ्ट साइड is equal to 0.5 and the area to the right side is equal to 0.5. Got it? इसीलिए तो 1 बना ना ये। Number of portion of curve lies below x-axis which is supposed to meet it infinity. अगर एरिया इधर को गिना जाए तो ये भी इन्फिनिटी है, लामहदूद है, इधर को भी माइनस में इन्फिनिटी है, ठीक हो गया। इन्फिनिटी, लिमिटलेस, लामहदूद। It is more popular and easy to calculate. The range of normal distribution is -infinity to +infinity. ये हम डिस्कस कर लिया पहले। It is a symmetrical distribution. ठीक है, ये नॉन सिमेट्रिकल नहीं है, asymmetrical नहीं है, इसे symmetrical distribution कहते हैं। The total area under the normal curve is unity. ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह होगा। Got it? अब हम क्वेश्चन करने से पहले कुछ थोड़ा सा सिनेरियो समझते हैं। इसमें नॉर्मल कर्व का एक टेबल यूज़ होगा, एरिया टेबल जिसे कहते हैं, एरिया टेबल अंडर द नॉर्मल कर्व। इसका मतलब क्या हुआ, जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन नेगेटिव है, उसमें नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं आ सकेंगी, और उसमें क्या नहीं आ सकेगा, पॉइंट नहीं आ सकेगा। बाइनोमियल का अभी सीख लें। जब कहते हैं ना हम डिस्क्रीट, तो ये सारी शराइत आयद होगी। जब हम कंटिन्यूस कहते हैं तो इसका मतलब इसमें इशारिया भी आएगा, ये कंटिन्यूस है ना, तो इसमें पॉइंट भी आएगा, और इसमें माइनस वैल्यूज़ भी डिस्कस की जाएंगी। गॉट इट? अब इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है और कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक बादशाह की कहानी। मैं आपको अक्सर बादशाहों की कहानियाँ सुनाया करूँगा, सबक आमोज़ कहानियाँ। आप उसमें से अपनी मर्ज़ी का सबक निकाल सकते हैं। आप एक बादशाह के पास गए हैं ज़मीन लेने। बादशाह सलामत आपको ज़मीन तो देंगे, लेकिन आपको एक मैप दे देंगे, ठीक है, फ़लाँ चक नंबर से लेके फ़लाँ चक नंबर तक ज़मीन आपकी। अब उस मैप को समझना आपने है, बादशाह ने बस ऑर्डर जारी करने हैं और आपको मैप थमा दिया जाएगा। आपने जाके ख़ुद अपनी ज़मीनें ढूंढनी है। अब वो एरिया आपने कैसे ढूंढना है अपना, वो मैं सिखाऊंगा। ये बिल्कुल एक गेम की तरह होगा, आपने इसे समझने की कोशिश करनी। जैसे गेम की शराइत होती हैं, इसकी भी कुछ शराइत है। कुछ शराइत, कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने डिस्कस कर दी हैं, कुछ अभी साथ साथ करेंगे। आपने इसे स्टेप बाय स्टेप पल्ले बांध लेना है कि हम ये क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे तो हम कहाँ से शुरू करेंगे और क्या करेंगे। अगर आप इसे लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लेंगे, जैसे एक क्वेश्चन है बिटवीन z इज इक्वल टू 0.68 and z is equal to 0. अब हमें रिक्वायर्ड एरिया मालूम करना है, यानी कि ये उसने क्वेश्चन दे दिया, ये ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा
ठीक है, हमने एरिया मालूम करना है। हम कैसे एरिया मालूम करेंगे, उसकी कुछ शराइत है। सबसे पहले हम बेल शेप्ड कर्व बना लेंगे, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे मीन हो जाएगा इसका 0, गॉट इट। और यहाँ पे 0.5 होगा, यहाँ पे भी 0.5 होगा जी। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ऐसे होगा। अब कुछ इस गेम के रूल्स पहले मैं बता चुका हूँ, अब भी आप सुन लें। टोटल एरिया 1 के इक्वल है, 0.5 इधर है, 0.5 इधर है, ठीक है। और हमारे पास एरिया टेबल मौजूद है जिससे हमने एरिया देखना है। अब एरिया देखने का तरीकाकार ये होता है कि हमने पहली 2 वैल्यूज़ को तीसरी वैल्यू में देखना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1.6 है, इसे कैसे देखना है, 1.6 को 0 में देखना है। 0 हम खुद लगा लेंगे या सोच लेंगे कि पॉइंट के बाद 0 बढ़ाने में कोई दुश्वारी नहीं है। एक रूल समझ आ गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब भी हमने किसी वैल्यू को टेबल में देखना है, एरिया टेबल में देखना है, तो कैसे देखना है, पहले 2 डिजिट्स को तीसरे में देखना है, पॉइंट को इग्नोर करते हुए, ठीक है। 0.6 को किस में देखना है, 8 में, ठीक हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये कैसे होगा क्वेश्चन, दूसरा रूल, जब भी हमें ये वैल्यू, कोई भी वैल्यू जब हम एरिया टेबल में देखेंगे, तो जो एरिया हमें टेबल से हासिल होगा वो हमेशा 0 से लेके उस वैल्यू तक होगा। ये 2-3 बातें आपके लिखने वाली थी, जो भी वैल्यू होगी। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर आपको दोबारा से मैं ये रिपीट करूँगा, फिर आपको और समझ आएगी। हमने पहला स्टेप ये किया कि हमने टेल बना ली, कर्व बना लिया। दूसरा स्टेप ये है कि हमने अपनी वैल्यूज़ को देखना है और प्लेस दी वैल्यू हम इसे कहते हैं। स्टेप है, हमने वैल्यू प्लेस करनी है इस कर्व के ऊपर। 0 ऑलरेडी प्लेस्ड है, ठीक है, और ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये इस तरफ नहीं आएगी, ये इस तरफ जाएगी। ये 0 से बड़ी है, ठीक है, 0 से छोटी नहीं है, तो ये इस तरफ आएगी। अंदाजे से आप सोच लें कि यहाँ पे ये वैल्यू है 0.68। अब हमें हमेशा z चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, हमेशा हमें जो ज़मीन चाहिए, जो एरिया चाहिए, वो z है। आपने सोचना है, z पे खड़े होकर सोचना है कि जनाब मुझे z चाहिए, जबकि z इधर से लेके इधर तक है या किधर से लेके किधर तक है, ये हिसाब आपने लगाना है। अब वो कह रहा है कि z बिटवीन है, बिटवीन z इज इक्वल टू 0.68 एंड, ठीक है, इसका मतलब प्लस, या हमारी ज़मीन यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ तक है, ठीक है। बिटवीन का केस है, ये कौन सा केस है, बिटवीन का केस कैसे सॉल्व होगा। अब हमने पहला स्टेप ये बना लिया कर्व, दूसरा स्टेप हमने वैल्यू प्लेस कर ली, तीसरा स्टेप हमने अपनी ज़मीन की निशानदेही करनी है, शेडिंग करनी है। कैसे करेंगे, आपको पता चल गया ये बिटवीन का केस है, ज़मीन चाहिए, जबकि ज़मीन हमारी इस गांव से लेके इस गांव तक है, और ये दोनों मेंशन है, यहाँ पे मेंशन है, तो इसका मतलब हमारी ज़मीन ये शेडिड एरिया है, ठीक है। जिसने एरिया शेड गलत कर लिया, इसका मतलब उसने दूसरे की ज़मीन हथियाने की कोशिश की, ठीक है, फिर वो सवाल गलत हो जाएगा। अब आपको मैंने पहला एक कुलिया बता दिया था कि जब भी हम एरिया टेबल में कोई वैल्यू देखेंगे, तो उसका एरिया जो हासिल होगा वो हमेशा 0 से लेकर उस वैल्यू तक होगा, या उस वैल्यू से लेकर 0 तक होगा। इसमें हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जब हम 0.6 को 8 में देखेंगे, तो जो एरिया हासिल होगा वो रिक्वायर्ड एरिया होगा। यही चाहिए था ना हमें, तो यहाँ पे आ जाएगा रिक्वायर्ड एरिया 0.68 इज इक्वल टू, यहाँ पे हम टेबल से एरिया देखकर यहाँ दर्ज कर देंगे। ये हमारे पास एरिया टेबल है, इसमें z वैल्यूज़ दी गई हैं और एक तरफ 0.00 और 0.01। हम इसे कैसे देखेंगे, अभी हमने जो वैल्यू देखनी है वो है 0.68, तो हम यहाँ से 0.6 को 8 में देखेंगे। ये आ गया 0.6 के सामने 8 आ गया, तो एरिया कितना होगा हमारा 0.2518। क्या आपको एरिया देखना आ गया जी। रिक्वायर्ड एरिया कितना आया था 0.2518। अब ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, आप सोल्व कीजिएगा, मैं भी आपकी हेल्प करूंगा। अच्छा, अब हमारे पास केस है, वो भी बिटवीन का ही है। बिटवीन z इज इक्वल टू 0 माइनस 0.46 एंड
z इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये ना भी दिया हो तो अंडरस्टूड है कि जब ये कह दिया तो एरिया तो 0 तक ही आता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, आप लोग सॉल्व करवाएं। सबसे पहले क्या करेंगे, कर्व बना लेंगे या टेल बना लेंगे। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी 0.5 0.5। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है, प्लेस दी वैल्यू ऑन कर्व। ये वाली वैल्यू किधर जा रही है, ये माइनस वाली साइड पे आ रही है, तो यहाँ पे ये आ जाएगी 0.46। अब थोड़ी इधर इधर जहाँ मर्जी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं, इसके साथ माइनस भी लगेगा। ठीक है, अब हमें दूसरी वैल्यू लगाने की ज़रूरत ही नहीं, ऑलरेडी लगी हुई है। अब तीसरा स्टेप जो हमारे पास है वो क्या है, शेड दी रिक्वायर्ड एरिया, जो हमारे ज़मीनें अलाट हो चुकी हैं। आपको पता बिटवीन है, बिटवीन इस वैल्यू एंड इस वैल्यू, ऐसा ही है ना, ये वैल्यू और ये वैल्यू के बिटवीन है, तो ये एरिया शेड हो जाएगा जी। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलेगा। ठीक है, जब हम 0.4 को 6 में देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया आएगा, दैट्स इट। अब इस एरिया को देखें, आपके पास बुक है, 0.4 को 6 में देखेंगे 0.1772, 0.1772, ये आ गया रिक्वायर्ड एरिया जी। एक और केस लिखते हैं, बिटवीन z इज इक्वल टू, बिटवीन z इज इक्वल टू माइनस 0.46 एंड z इज इक्वल टू 2.21। ये हमारे पास केस है और मैं रेदा को टारगेट देता हूँ कि ये मुझे सॉल्व करवाएं। रेदा, सबसे पहले क्या करना चाहिए जी, सबसे पहले कर्व बना लिया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी 0.5 0.5। अब प्लेस द वैल्यूज़ ऑन एरिया टेबल, सॉरी ऑन कर्व। क्या करेंगे हम, ये वाली वैल्यू प्लेस करेंगे, ये माइनस में है तो माइनस वाली साइड पे आएगी, माइनस 0.46, और ये वाली वैल्यू ये पॉजिटिव है तो ये इधर आ जाएगी, 0 से थोड़ा ज़्यादा फासले पे करते हैं क्योंकि ये 2 है, 2.21, हालांकि इधर भी कर लें तो कोई इशू नहीं। अब हमें एरिया जो चाहिए वो है बिटवीन, बिटवीन इस वैल्यू और इस वैल्यू, इस वैल्यू का बिटवीन यहाँ से लेके यहाँ तक है, ऐसा ही है, तो ये सारा एरिया शेड हो गया। अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसे हम अलग अलग करके जमा कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, जब हम 0.4 को 6 में देखेंगे जो एरिया मिलेगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। याद है ना आपको, हमेशा 0 से लेके वैल्यू तक एरिया होता है। और जब हम 2.2 को 1 में देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया होगा। फिर दोनों एरिया जमा कर लेंगे क्योंकि दोनों ज़मीनें हमारी हैं। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, सबसे पहले प्रोसेस करना होगा रिक्वायर्ड एरिया के लिए। क्या प्रोसेस है, 0.4 को 6 में देखा, यहाँ माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है, 0.4 को 6 में देखा, कितना आया 0.1772। इसी तरह से इसी तरह से 2.21, इसको कैसे देखेंगे, 2.2 को 1 में देखा तो जो एरिया हासिल हुआ वो कौन सा है, शाबाश। अब ये दोनों एरिया जमा कर लेंगे, आपको पता है ये एरिया भी आपका, ये एरिया भी आपका, ये ऐसे लाइन लगा लिया करें अपनी आसानी के लिए। और जमा करके क्या आया जवाब, 0.6637। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, लिखें डेटा, बिटवीन z इज इक्वल टू 0.81 एंड z इज इक्वल टू 1.94। जी आप खुद करें, पहले सीख लें फिर खुद कीजिएगा। आप भी शुरू कर दें, मैं भी शुरू कर देता हूँ। सबसे पहले नॉर्मल कर्व बनेगा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 0.5 0.5। नेक्स्ट स्टेप इसमें क्या होगा, प्लेस द वैल्यूज़ ऑन द कर्व। अब ये देखें दोनों वैल्यू पॉजिटिव हैं,
हिरा 0 के ज़्यादा करीब वैल्यू कौन सी है इनमें से? छोटी वैल्यू कौन सी है? 0.81। इसका मतलब 0 के फ़ौरन बाद पहले क्या आया? 0.81 और उसके बाद फिर कहीं जाके 1 आया, यहाँ पे 1.94। अब हमें बिटवीन एरिया चाहिए। बोर्ड की जानिब सारे देखें, हमें चाहिए बिटवीन एरिया। जी यहाँ से लेके जी यहाँ तक, इसके दरमियानी एरिया चाहिए। इससे लेके इस तक एरिया चाहिए, तो ये एरिया शेड हो जाएगा। यहाँ पे शेडिंग करेंगे, ठीक है। अब ये रिक्वायर्ड एरिया कैसे सॉल्व होगा? फिर जब हमने 0.81 यहाँ पे लिखेंगे एरियाज़, 0.81 को 1 में देखा तो हमें जो एरिया मिला वो कहाँ से कहाँ तक था? शाबाश, 0 से लेकर यहाँ तक हासिल होगा। कैसा है, कौन सा एरिया है? देखिए तो टेबल से 0.8 को 1 में देखा, 0.2910, ठीक है। अब दूसरी वैल्यू 1.94, 1.94 को 1.9 को 4 में देखा तो कितना मिला? 0.4738। क्या ये सही है? अब देखें ज़रा बोर्ड की जानिब देखें सारे, ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ये कहाँ से लेके कहाँ तक है? यहाँ से लेके 0 तक है। हमेशा, क्योंकि हमें बिटवीन चाहिए था ना, 0 वाला पार्ट इसलिए शेड नहीं हुआ। हमें इस गांव से लेके इस गांव तक ज़मीनें अलाट हुई हैं, ठीक है, ना कि 0 से लेके। अब हिरा हुआ क्या है? हुआ ये है कि जब 0.8 को 1 में देखा तो एरिया तो यहाँ से लेके यहाँ तक आया, जो कि हमारा है ही नहीं। हमेशा एरिया वैल्यू से लेके 0 तक या 0 से लेके वैल्यू तक होता है। ये चीज़ समझाई थी ना, अब काम आएगी। अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हमने एरिया में देखा टेबल में, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आया, इसमें कुछ ज़मीन मोहम्मद बशीर की शामिल होगी जो कि हमारी है ही नहीं, ठीक है। लेकिन हमें वो पता चल गया कितनी है वो ज़मीन जो हमारी नहीं है, चल गया ना। अब हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे? शाबाश, ये जो एरिया है जिसमें किसी और की ज़मीनें भी हैं, किसी और का एरिया भी है, वो माइनस कर देंगे। हमें पता चल गया ना ये एरिया हमारा है ही नहीं, हमारा तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, यहाँ तक है। तो हम क्या करेंगे, बड़े एरिया में से छोटा एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे वाला शेडिंग आ जाएगा, शेडिड एरिया आ जाएगा। क्या ये बात समझ आ रही है जी? बड़ा एरिया ये है, ये वैल्यू बड़ी है, इसका एरिया है 0.4738 माइनस 0.2910 जी। माइनस करके कितना आया? 0.1828। इससे ये माइनस किया तो आ गया 0.1828। गॉट इट? क्या ये समझ आई बात? ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे जहन लगाना पड़ेगा कि जब ऐसा सिनेरियो हो जाए तो शेडिंग गलत नहीं करनी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं यहाँ से ये भी शेड कर देते हैं। और दूसरा जो मैंने आपको स्टेप बताया था कि जब आपने प्लेस कर ली वैल्यू, उसके बाद जब शेड करनी है, शेड करने के बाद जब एरिया देखना है टेबल में, तो एरिया हमेशा 0 से लेके वैल्यू तक होता। अब 0 से लेके इसका एरिया मिला, 0 से लेके इसका मिला, और कॉमन सेंस कहती है कि जब पता है कि ये जो ज़मीन हमारी है इसमें किसी और की भी है, और जब किसी और की ज़मीन का पता है कितनी है, तो हम वो उसको दे देंगे, माइनस कर देंगे। ये वाली जो है अब ये शेडेड एरिया है, ठीक है। क्वेश्चन लिखें, टू द लेफ्ट ऑफ z इज इक्वल टू -0.6। टू द लेफ्ट ऑफ z इक्वल टू -0.6। ये एरिया मालूम करना। अब ये देखेंगे आप में से कौन जीनियस है। जब आप हार मान लेंगे तो फिर मैं ये करवाऊंगा। अब ज़रा देखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले बेल शेप्ड कर्व बन जाएगा, -∞, +∞, और सेंटर में 0 आ गया, 0.5, 0.5, ठीक है। अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या है, प्लेस द वैल्यू ऑन द कर्व। ये इस साइड पे होगी, माइनस में है, -0.6। अब शेडिंग हमें बताएंगी रिदा, कौन सा एरिया शेड होगा। लिखा है टू द लेफ्ट ऑफ z,
जी के लेफ्ट, ये जी है ना, ये जी की वैल्यू है, इसके लेफ्ट वाला एरिया शेड होगा। गॉट इट। अब अगला सवाल ये है कि ये निकलेगा कैसे। 0.5 जी जी, में से हम निकालेंगे। शाबाश सना, ये मैच जीत गई हैं। ठीक है, कैसे, ये कैसे पता चला? पता चला कि जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 है, और जब ये एरिया देखा तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, और ये कितना है? 0.5 तो ज़ाहिर है 0.5 टोटल ज़मीनें हैं, उनमें से हमने जो अल्लाह दिता की हैं, जो हमारी है ही नहीं, वो माइनस कर दी, क्योंकि वो जब हम 0.6 को 0 में देखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो तीसरी वैल्यू 0 है। ठीक है, तो कितना आएगा? 0.6 को 0 में देखें तो एरिया कितना आया? 0.2257। अब ये जो एरिया आया है, ये कहाँ से लेके कहाँ तक आया? 0 से लेके उस वैल्यू तक, या उस वैल्यू से लेके 0 तक, जो कि हमें चाहिए ही नहीं। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या है जो हमें चाहिए, वो कौन सा होगा? वो कैसे निकलेगा? हमें पता है ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 0.5 है, और ये वाली जो हमारी नहीं है हम इसमें से निकाल देंगे, 0.2257। कितना आ गया आंसर? 0.2743। क्या ये क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन लिखें, टू द राइट ऑफ z इज इक्वल टू -1.28। टू द राइट ऑफ z इज इक्वल टू -1.28। जी, ये क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व होगा? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का है, जिससे पूछूं वो बताए मुझे। सबसे पहले कर्व बन जाएगा, जिसे नॉर्मल कर्व कहते हैं हम। 0.5 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब ये वैल्यू माइनस में है तो ये यहाँ पे माइनस वाली साइड में आएगी, -1.28। और वो कह रहा है कि z जो हमें चाहिए वो टू द राइट ऑफ z है। कहाँ से लेके कहाँ तक एरिया शेड होगा? 1.28 तक हो जाएगा। गलत जवाब। सर 0 से जी। 1.28 राइट की साइड पर सर। कहाँ से लेके कहाँ तक? सर ये 0 से इधर वाली साइड इससे लेके 1 इस तक? नहीं जी सना, जी रिदा। अच्छा, ये बड़ी कॉमन सी, से -1.28 तक करेंगे। ये जो सिनेरियो है ये बड़ा कॉमन है। जब कहा जाता है टू द राइट ऑफ जी, सारे लोग यहाँ पे आके ब्रेक कर देते हैं, इधर को क्यों नहीं जाते? उसने कहा टू द राइट। बादशाह सलामत ने कहा चैक नंबर 1.28 तो लैके सज्जे बन्ने नूं देखी जा तो जाई जा तेरियां ज़मीनां, ते असी खुद ही 0 तो ब्रेक लाती। ऐसा नहीं करना। क्या करना है? ये सारा एरिया शेड हो जाएगा। समझ आ गई बात? शाबाश, गुड एफर्ट। अब हम रिक्वायर्ड एरिया निकालने से पहले ये एरिया निकालेंगे। जब हम 1.2 को 8 में देखेंगे तो जो एरिया आएगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। ठीक है, कितना होगा? 0.3997। रिक्वायर्ड एरिया कैसे आएगा? रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0.3997, और हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? प्लस 0.5। अब क्या जवाब आ गया? 0.8997। ये आ गया जी इसका आंसर। क्या सवाल समझ आ रहे हैं? अब आगे चलते हैं। टू द राइट ऑफ z इज इक्वल टू 2.05 to the right of z is equal to, and to the left of z is equal to -1.44।
इस क्वेश्चन के बारे में सोचें कैसे निकलेगा। शुरू करते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना। सबसे पहले वाह, बिल्कुल सही जवाब दिया, शाबाश, माशाल्लाह जी। अभी ये कर्व बनेगा सबसे पहले, ठीक है, और सेंटर हो गया 0, माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, 0.5, 0.5। अब दूसरा स्टेप है प्लेस द वैल्यूज़ ऑन दिस कर्व। कैसे करेंगे? पहली वैल्यू 2.05 है, प्लस में है, किस तरह जाएगी? यहाँ पे ये आ गया 2.05, और दूसरी वैल्यू है, सबसे पहले वैल्यूज़ प्लेस करेंगे, माइनस में है तो यहाँ पे आ जाएगी -1.44। अब ज़रा पढ़ते हैं, वो कहता है टू द राइट ऑफ जी, इस वैल्यू के दाएं तरफ हमारी ज़मीनें हैं, ठीक है। इस वैल्यू का दाएं तरफ किधर है? इधर है ना, ये एरिया शेड हो गया। अब वो कहता है एंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, इसके लेफ्ट वाली ज़मीन हमारी है, इसका लेफ्ट किधर है? इधर वाला है, ठीक हो गया। अब ये एरिया, रिक्वायर्ड एरिया निकलेगा कैसे, इस पे ज़रा थोड़ा सा आप सोचें। सबसे पहले दो एरिया निकालेंगे, एरियाज़ 1.44, 1.4 को 4 में देखा तो 0.4251, इसी तरह से 2.0 को किस में देखना है? 5 में, 0.4798। अब ये एरियाज़ कहाँ से लेके कहाँ तक हासिल हुए? ये जो एरिया है ये 1.44 से लेके 0 तक है। ये वाला जो एरिया है ये भी 0 से लेके इसी वैल्यू तक है, ठीक है, ऐसा ही है। अब जो एरिया हमें टेबल ने बताए हैं वो तो हमारे नहीं है, हमारी ज़मीन ही नहीं है, वो एरिया ही नहीं। तो अब हम क्या करने वाले हैं? दो सिनेरियो हैं। एक तरीका ये है कि आप 0.5, ये 0.5 है, इसमें से ये वाइट वाला माइनस करो तो शेडेड आ जाएगा, एक ज़मीन हमारी आ गई। और ये 0.5 है 0 से लेके लास्ट तक, इसमें से भी वाइट वाला माइनस करो तो शेडेड आ जाएगा, दो आ गई, दोनों को जमा कर लो, आ जाएंगे। हम वन में से जो दो एरिया आए हैं वो माइनस करेंगे तो हमारी ज़मीन आ जाएगी, ऐसा भी आ सकता है। मैंने दो आपको इसके हल बताएं। एक कौन सा है? एक है कि अलग-अलग यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 है ना, 0.5 से ये वाला एरिया जो हमारे पास मौजूद है, ठीक है, ये माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा, ये यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह से 0.5 में से ये वाला जो एरिया हमारे पास मौजूद है ये माइनस करेंगे तो जो जवाब आया यहाँ लिख लेंगे, दोनों को जमा करके जवाब दे देंगे। एक तरीका ये। एक दूसरा तरीका है, वो ये है कि ये टोटल कर्व 1 के बराबर है, ठीक है। दोनों तरीके करके देखते हैं। 1 के बराबर है, 1 में से जो ज़मीनें हमारी नहीं हैं वो यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह दिता और मोहम्मद बशीर की ज़मीन, वो दोनों ज़मीनें माइनस करेंगे तो हमारी ज़मीनें आ जाएंगी, ठीक है। अब दोनों का जवाब देखते हैं सेम आता है या नहीं आता। पहला तरीका करते हैं, ये 0.5 है, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0.5 माइनस ये वाली जो एरिया है 0.4251 माइनस किया, कितना आया? इसी तरह से इधर वाली साइड पे भी 0.5 माइनस ये 0.5 था, इसमें से ये छोटा एरिया वाइट वाला माइनस किया तो शेडेड आ गया, ठीक है। कितना है ये एरिया? 0.4798। ये माइनस करके कितना आया? 0.0749। एरिया के लिए 0.5 में से, जो कि ये बड़ा एरिया है, इसमें से ये वाइट वाला एरिया जो कि 1.4 को 4 में दे के मिला था वो माइनस करेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आएगा 0.0749, ठीक है। और इसके बाद 0.5 में से माइनस किया 0.4798। ये भी ऐसा हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक 0.5 था, इसमें से वाइट एरिया जो था जो 2.0 को 5 में दे के मिला था वो माइनस करेंगे, कितना आ गया? 0.0202। जी, माइनस करके आ गया 0.0202। सबका यही है। अब हम इन दोनों एरियाज़ को जमा कर लेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 0.0202 प्लस 0.0749,
क्या आंसर आ गया? 0.0951। इसका जवाब आ गया 0.0951। अब दूसरा तरीका भी करके देख लेते हैं। काफ़ी है ये, दूसरा तरीका समझ आ गया था। 1 में से ये दोनों एरिया माइनस कर देंगे। अब कैलकुलेटर पे करके देख सकते हैं। ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि ये पूरी टेल 1 के बराबर है, 0.5 राइट साइड पे, 0.5 लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। और हमने क्या किया, हमने जो वाइट एरियाज़ हमें मिले थे टेबल से वो हमने माइनस कर दिया 1 से, तो हमारी मौजूदा जो एरिया है वो आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवालात आपको समझ आए होंगे। इसके अलावा भी मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगा, आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, फिर आपको